Today we are going to start from this section 32 depreciation. तो सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन के बारे में आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सबको होगी, बट हम आज इस टॉपिक को क्लियरली हम पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने अभी तक आप सभी पार्टिसिपेंट्स थे इससे पहले भी, जो हमने 28 से हमने पढ़ना शुरू किया था। तो 28 बिजनेस इनकम का, प्रॉफिट्स फ्रॉम गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का टॉपिक है। देन 29 में किस तरह से कंप्यूटेशन होता है उसके बारे में दिया हुआ है। 31 में रेंट के बारे में, प्रोमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी अगर रेंट पर यूज हो रही है या खुद की यूज हो रही है, उसको किस तरह से, उसके अंदर रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इन सारी चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिडक्शन लेंगे इन चीजों का, इसके बारे में दिया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिडक्शन विच इज गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज डेप्रिसिएशन। वीडियो कमलेश जी, ये आपको स्लाइड नजर आ रही है? सबको प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। तो अब कमलेश जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपना वीडियो बंद कर रखा है ना, क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा था। तो हम सिर्फ स्लाइड देखते हैं, ठीक है? ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो 32, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो अगर हम इनकम टैक्स एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है और उसको लेकर हम चलते हैं, तो डेप्रिसिएशन का मतलब है, इट मीन्स लॉस or decline in value which occurs gradually over useful life of a material thing due to wear, tear and decay, and is generally limited to losses or decline in value which cannot be restored by current repairs and maintenance. देखिए, अभी हम सब लोगों ने कल ही करंट रिपेयर्स के बारे में पढ़ा। तो एक चीज आपके दिमाग में ये आ सकती है कि जब हम करंट रिपेयर क्यों हम करते हैं, करंट रिपेयर इसलिए करते हैं कि जो जो चीज, जो भी मशीनरी जिस शेप में है उस शेप में बनी रहे, है ना, उसको हम उसको यूज कर सके, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि इवन इफ हम करंट रिपेयर्स करते हैं, जैसे हमारी कार है, हम सर्विसिंग के लिए कार ले जाते हैं हर 6 महीने में, जो भी उसका टाइमलाइन होता है हम उसमें सर्विसिंग कराते हैं। बट स्टिल कार जो है, जो कार आप 2018 में खरीदेंगे, अगर आप 3 साल बाद उस कार की वैल्यू जो होगी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर चीज में, जैसे जैसे किसी चीज की लाइफ खत्म होती है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आता है और एक वियर एंड टियर पूरी उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं, चाहे हम कितना भी करंट रिपेयर करा लें, इट विल नॉट बी न्यू। तो डेप्रिसिएशन उस चीज के लिए है कि जब भी कोई एसएससी है अपने बिजनेस में कोई मशीनरी यूज कर रहा होता है, तो भले ही वो करंट रिपेयर्स में वो डाल रहा होगा, एक्सपेंस की तरह से क्लेम कर रहा होगा, बट वो डेप्रिसिएशन का भी उसे डिडक्ट करने का उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक ये जनरल एक जनरल चीज है, लाइक जो थॉट है कि ऑब्वियसली कोई भी चीज जो होती है जब वो यूज होती है तो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन होता है, और कहीं ना कहीं जो वो ओरिजिनल होता है जब हम उसे न्यू खरीदते हैं और थोड़े समय बाद में, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में, हर चीज में धीरे धीरे करके एक वियर एंड टेयर और डिके, एक जो चीज है नेचुरल चीज है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया जाता है, साथ ही साथ में करंट रिपेयर्स का भी बेनिफिट दिया जाता है। तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा, करंट रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन आर डिफरेंट थिंग्स। करंट रिपेयर्स जो है जब कराया जाता है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम वो उसका बेनिफिट देते हैं एसएससी को। बट डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इवन इफ एसएससी, उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए बस इतना प्रूफ काफी होता है कि वो एसएससी का एसेट है। तो हम डेप्रिसिएशन का इनकम टैक्स एक्ट में भी दिया हुआ है कि एक कंपलसरी बेनिफिट जो होता है वो एसएससी को दिया जाता है। तो हमने डेफिनेशन देख ली है, आप सभी लोग एक बार चाहे तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इट मीन्स लॉस और डिक्लाइन इन वैल्यू विच अकर्स ग्रेजुअली ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ अ मटेरियल थिंग। ठीक है, जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है, यानी जो उसकी लाइफ चल रही है जब उसको यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर होने वाला जो भी लॉस या डिक्लाइन इन वैल्यू है, किस वजह से होता है? वियर, टियर एंड डिके, एंड इज जनरली लिमिटेड टू लॉसेस और डिक्लाइन इन वैल्यू, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय करंट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो एज सिंपल एज दैट, ये डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम आते हैं कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों कंडीशंस, आप लोग भी बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। ठीक है, एसेट जो भी एसेट है वो एसएससी उसका ओनर होना चाहिए।
है ना। ओनरशिप को अभी हम आगे समझेंगे कि कैसी ओनरशिप होनी चाहिए, बट एक नॉर्मल सेंस में जो हम ओनरशिप समझते हैं जनरल सेंस में, कि किसी भी चीज का आपका लैपटॉप है तो योर ओनरशिप, है ना। ऑफिस किसी बिजनेस के लिए आपने कोई चीज खरीदी है, कार खरीदी है, तो वो क्या होता है कि बिजनेस उस कंपनी के नाम पर होती है, डायरेक्टर के नाम पर होती है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ओनर हुआ और उसका बेनिफिट मिल। इम्पोर्टेंट चीज है कि वो एसएससी जो है उसका ओनर होना चाहिए, तभी वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 32 सेक्शन कहाँ पर आता है, 28 के बाद आ रहा है। 32 सेक्शन में या 31 से 37 तक हम उन चीजों की बात करते हैं, उन डिडक्शंस की बात करते हैं जो हमें, जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स हम कंप्यूट कर रहे होते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट देने चाहिए, हम इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में दिए जाने वाले डिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जिस एसेट पे जो डिडक्शन दे रहे हैं, वो एसेट कंपल्सरीली यूज्ड होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई एसएससी है, उसने दिखाया है कि उसने एक एसेट दिखा रखा है, उसने दिखाया हुआ है कि एक मतलब समझ लीजिए रेफ्रिजरेटर है या कोई ऐसी चीज है, कोई एक मशीनरी है, ठीक है, और आपने देखा कि उसकी बैलेंस शीट में उसने नजर आ रहा है, आपको कैपिटल एसेट नजर आ रहा है, और उसका जो वर्क है उससे वो रिलेटेड ही नहीं है, तो आप वहां पर उससे इस चीज को पूछ सकते हैं, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन भी हो सकता है कि क्या वो एसेट यूज हो भी रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, या आप उससे पूछ सकते हैं कि ये आप किस तरीके से अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं इस एसेट को, है ना। तो उस केस में उसका डेप्रिसिएशन, अगर वो यूज नहीं हो रहा है, उसने खाली एक खर्चा दिखाने के लिए कर रखा है, तो हम उसको वहां पे डिसअलाउ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब भी हम डेप्रिसिएशन वगैरह हम देख रहे होते हैं किसी की बैलेंस शीट में, हम इस चीज को जब देख रहे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऐसे से बोलते हैं कि ये नया एसेट तुमने अपनी बैलेंस शीट में लेकर आए हो, अपना कैपिटल एसेट में लेकर आए हो, तो जरा इसको दिखाओ कि तुमने खरीदा कब था, है ना, और किसके नाम पर है। तो कई बार क्या होता है कि वो अपनी उसने दिखा रखा होता है वो एसेट, पर वो उसके नाम पर ही नहीं होता है ना, या फिर उस कंपनी के नाम पर नहीं होता है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता है, और उसने उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा होता है। तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर, तो हमें पता चलता है कि रियल जो थिंग है वो क्या है। तो इसलिए दोनों चीजों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो यू मस्ट ऑलवेज लुक इनटू दीज मैटर्स कि एसेट जो है वो ओनरशिप किसकी है, साथ ही साथ में क्या उसका पर्पस है उस बिजनेस में और यूज हो रहा है उस बिजनेस के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड वन, इट शुड बी यूज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये एक सिंपल चीज है, आप लोग अभी कई बार आप लोगों ने ये चीज पढ़ी भी है कि हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर में उसका यूज हुआ है कि नहीं हुआ है ना, कि हम कोई एसेट जो है अगर उसका यूज हो रहा होगा प्रीवियस ईयर की, जब हम इनकम कंप्यूट करेंगे तो प्रीवियस ईयर में ही डिडक्शन देंगे। तो उस डिडक्शन को देखने के लिए कि क्या वो उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या उस ईयर में उसका यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। फोर्थ पॉइंट है, डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल क्या होता है, हम लोगों ने साइंस में ये वर्ड को पढ़ा है जनरल सेंस में। टेंजिबल होता है जिस चीज को आप टच करके आप फील कर सकते हो। इनटेंजिबल होता है विच द थिंग्स विच यू कैन नॉट फील बाय टचिंग, राइट। तो जैसे नो हाउ है, पेटेंट है, ये हो जाएगा इंटेंजिबल हो जाएगा। टेंजिबल है जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, दीज आर टेंजिबल। तो ये 4 कंडीशंस हैं, और भी चीजें हैं इन कंडीशंस के अंदर से ही निकल कर आएंगी, हम आगे उन्हें डिस्कस करते जाएंगे। तो बट जो फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, और इसको आप लोग ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं एसेट क्वालिफाइड फॉर डेप्रिसिएशन। तो पहली चीज ये है कि जब भी हम कोई एसेट की बात करेंगे तो हम ये जरूर देख लेंगे कि वो एसेट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो एसेट है, और दूसरा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स में बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया हुआ है टेंजिबल एसेट के अंदर, जो उन्होंने जो इनकम टैक्स एक्ट में जो डाले हैं मेन मेन ब्लॉक्स जो डाले हैं, जो हेडिंग्स डाली है, उसमें है प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर। इसको टेंजिबल एसेट कहा गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, राइट। मशीनरी में कौन कौन सी मशीनरी आएंगी, किस तरह की चीजों को मशीनरी में लाया जाएगा, ये भी इनकम टैक्स की जो एक्ट आप देखेंगे उसके लास्ट में शेड्यूल्स दे रखे हैं, उसके अंदर ये भी डिफाइंड है। देन बिल्डिंग और फर्नीचर,
ना ये सारी टेंजिबल चीजें हैं और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। कब मिलता है? जबकि इन चीज का यूज हो रहा हो प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, जबकि ये सारी जो टेंजिबल एसेट है, इसको एसएससी ओन कर रहा हो और इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हो, तो इन चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर टेंजिबल है तो इंटेंजिबल एसेट भी है। इंटेंजिबल एसेट में डेफिनेशन में क्लियरली दिया हुआ है इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आएगा। नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर। तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट का। बट जो डेफिनेशन है वो कैसी है, वो इंक्लूसिव है, यानी कि इसमें लास्ट में क्योंकि दिया हुआ है एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट, तो और भी कुछ नए तरीके का अगर राइट निकल कर आता है, उसका कुछ अलग नाम होता है जो कि सिमिलर होता है, तो वो इंटेंजिबल एसेट में आएगा और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है वो एक नो हाउ की डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, तो इसको आप वहां से जो डेफिनेशन दे रखी है हम उसी तरह से इसको यूज करेंगे। ऐसे इसमें पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क है, जिसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं दे रखी है, तो वहां हम उसके एक्ट में जाकर उस डेफिनेशन को देखेंगे कि ट्रेडमार्क या लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज का जो रियल मीनिंग है वो क्या है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर उसमें नहीं दिया हुआ है तो जो रिलेटेड एक्ट है उसमें जाकर आप इसको देख सकते हो। बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड लैंड। तो बिल्डिंग जो है उसमें लैंड इंक्लूड नहीं होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्डिंग जो है उसमें लैंड इंक्लूड नहीं होती है, तो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हम नहीं मानते हैं इस चीज को अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट कि लैंड डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि लैंड जो है द नेचुरल रिसोर्स, वो डेप्रिशिएट नहीं होता है। लेकिन उसके ऊपर बनने वाली जो बिल्डिंग होती है वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज्ड लैंड। ठीक है, अगर लीज पे लिया हुआ है, दिल्ली में ज्यादातर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो लीज पर होती हैं। लीज 100 ईयर्स की लीज मिलती है, या कई बार ऐसा होता है कि लीज मिलती है जो रिन्यू होने का उसमें क्लॉज होता है। तो उसके ऊपर अगर किसी ने लीज पे लैंड ले रखी है, उसके ऊपर अपना बिजनेस चला रहा है, बिल्डिंग बनाई हुई है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड। ठीक है, रोड जो होती है उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन माना जाता है, मिलता है। और बिल्डिंग जो है उसकी डेफिनेशन में ही अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड्स ऑल्सो। अब ये देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो ऑल एसेट्स ऑफ सेम टाइप आर ट्रीटेड एज वन ब्लॉक एंड डेप्रिसिएशन ऑन देम कैलकुलेटेड टुगेदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एसेट होता है उसके ऊपर हम हर एक एसेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू हम हर एक एसेट पे अलग अलग नहीं निकालते हैं। हम सेम टाइप के जो एसेट्स होते हैं उनको एक ब्लॉक में रखते हैं और उनके उस पूरे ब्लॉक के ऊपर हम क्या निकालते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग जो है, ये दे रखा है बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स होते हैं, तो 5% वाला रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स अगर है तो रेट 5% होगा। कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो 100% रेट होता है, 10% होता है। टेम्परेरी या फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 100% उसका डेप्रिसिएशन रेट होता है। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के भी 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, 5% का, 10% का। अगर ऐसे एसएससी है उसके पास में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है और कॉमर्शियल बिल्डिंग भी है ना, तो वो क्या करेंगे, उसके 2 ब्लॉक अलग अलग बनाएगा कि यहाँ पे रेसिडेंशियल जाएगा, यहाँ पे कॉमर्शियल जाएगा। तो जो कॉमर्शियल वाली बिल्डिंग्स होंगी वो कॉमर्शियल वाले ब्लॉक में रहेंगी, रेसिडेंशियल वाली रेसिडेंशियल वाले ब्लॉक में रहेंगी। इसी तरह से जैसे फर्नीचर एंड फिटिंग्स है तो इसके अंदर भी इसमें 10% डिप्रिसिएशन मिलता है ना। इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी इंक्लूड होगी इसी के अंदर। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में भी या प्लांट एंड मशीनरी के भी अलग अलग रेट्स होते हैं, उन रेट्स के अकॉर्डिंग हम उनके अलग अलग ब्लॉक्स बनाएंगे। अब एक बार हम लोग डेप्रिसिएशन के रेट्स, क्योंकि ये काफी चेंज हो गए हैं अभी रिसेंटली, तो मैं आपको एक बार डेप्रिसिएशन के रेट्स दिखा देती हूँ सीधे एक्ट में खोलकर।
ओपन हो रहा है थोड़ा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, एज एप्लीकेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2003-4 ऑनवर्ड्स, ये रेट्स यहाँ पे दे रखे हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ किनारे पर जो टेबल्स में रेट दिए हुए हैं, इधर टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट। इसमें आप लोग थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करके देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, टेंजिबल एसेट में पहले बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग्स विच आर यूज्ड मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउस, इनके ऊपर रेट जो है 2018 ऑनवर्ड्स रेट 5% है। 17 18 2006-7 से AY 17-80 तक 5% है। तो आप लोग जब असेसमेंट कर रहे हैं, कई बार होता है जो सर्च केसेस में ब्लॉक ईयर का होता है या 148 का असेसमेंट हो रहा होता है, तो उसके अंदर जो रेट्स हैं वो लोग आप जब की बैलेंस शीट देख रहे हैं, कैपिटल एसेट का आप अकाउंट देख रहे हैं, तो वहां पर जरूर देख लीजिए कि रेट कौन सा एप्लीकेबल था, क्योंकि यहाँ पे 18-19 ऑनवर्ड्स जो रेट है उनमें काफी चेंज आ गया है। और एक 18-19 से ये था कि किसी भी चीज के ऊपर जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 40% से ज्यादा नहीं होगा। बट फिर एक अमेंडमेंट के बाद में जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर, कार्स के ऊपर कुछ चेंजेस आए थे रेट में। तो ये बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर 5% 18-19 ऑनवर्ड्स। अभी देख लीजिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स, हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए बिल्डिंग्स एक्वायर्ड, और जो थर्ड पॉइंट है, बिल्डिंग्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2002 फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये जो है इसके ऊपर 100% था 17-18 तक, बट 18-19 ऑनवर्ड्स 40% हो गया है। और जो प्योरली टेम्परेरी इरेक्शन सच एज वुड स्ट्रक्चर्स थी, उनके ऊपर भी जैसे हमने अभी पढ़ा स्लाइड में, तो उसमें 100% लिखा था, बट 18-19 ऑनवर्ड्स ये 40% ही रह गया है। के बाद में फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर ये पहले 17-18 से पहले 5-6 तक ये जो था ये था 15%, अभी आज की डेट में ये 10% है। ठीक है, तो इसमें काफी चेंजेस है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कहीं कहीं पर एक चीज तो ये है कि ये 40% से ज्यादा नहीं होगा किसी में भी, एक्सेप्ट अगर किसी एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट अगर आता है तो। जैसे एरोप्लेन्स है, एरो इंजन है, इसके ऊपर 40% मिलता है। अब ये जो यहाँ पर अमेंडमेंट आया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, आगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा कि इसमें मशीनरी एंड प्लांट में थर्ड बी में motor buses, motor lorries and motor taxis used in a business of running them on hire acquired on or after the 23rd day of August 2019, ठीक है, अगस्त 2019, बट बिफोर द फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 एंड इज पुट टू यूज, यानी कि अगर वो जो मोटर बस है, मोटर लॉरी है, मोटर टैक्सी है, वो जैसे ओला उबर होता है ना, बिजनेस में अगर यूज हो रहा है और उसको हायर किया गया है या एक्वायर किया गया है, हायर परचेज भी होता है, हम अभी समझेंगे हायर परचेज को। तो अगर हायर किया गया है, एक्वायर किया गया है, एसएससी उसका बेनिफिशियल ओनर है, तो ऐसे केस में, और वो जो एसेट है, यानी जो भी मोटर बस, मोटर लॉरी या मोटर टैक्सी है, उसको पुट टू यूज बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 हो जाना चाहिए। तो एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए है यहाँ पर, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि इस पीरियड में अगर इस चीज को डिप्रिसिएशन क्लेम करेगा एसएससी, टू यूज कर लिया है उसने,
तो अगर क्लेम करेगा तो दैट विल बी 45%। तो ये पूरे एक्ट में अगर आप देखें डेप्रिसिएशन रेट में ये एक अलग रेट दिया है 45%, अदरवाइज 40% से ऊपर नहीं जाना है। बाकी और ये यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी आप देख लीजिए पहले 60% रेट था कई चीज़ों में कमर्शियल व्हीकल में, जहाँ व्हिच इज़ एक्वायर्ड डेट्स वगैरह दे रखी हैं, तो वो 60% था, नाउ इट इज़ 40%। तो 40% पे जाके गवर्नमेंट ने इस डेप्रिसिएशन रेट को फिक्स कर दिया है। बट अगर अमेंडमेंट के थ्रू किसी भी रेट को तो वो घटा-बढ़ा सकते हैं। बट एज़ अ जनरल रूल 40% का रेट हो गया है। देखिए पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो थे, तो कई बार होता था कि लोग मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल अगर आप इक्विपमेंट लेते हैं तो गवर्नमेंट इसके अंदर एक तरीके का ये बेनिफिट होता है कि अगर उसमें किसी ने खरीदा तो साल भर में उसकी वैल्यू को वो अपने डिडक्शन में डाल सकता है ना? बट अब क्या हो गया है कि ये 40% ही रह गया है। ये आप देख सकते हैं सभी चीज़ों में वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40% है, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट जो भी आते हैं, वो भी 40% हो गए हैं। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट ये पहले भी 40% ही था। कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों ने अच्छे से ये क्वेश्चंस भी कई बार आ चुका है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो होता है उसपे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है और हम सबके दिमाग में ही रहता है कि 60% है। बट अब ये कितना हो गया है 40% पे इसे फिक्स कर दिया गया है। देखिए ये जो भी और भी ऊपर थे हर जगह पर, अब आपको बस इतना याद रखना है कि एक कॉमर्शियल व्हीकल जो अगस्त 2019 या जो भी डेट दे रखी है और 1 अप्रैल से अगर 2020 से उसको यूज़ में ले आया गया है, तो बस उसके ऊपर 45% मिलेगा। बाकी हर चीज़ के ऊपर आप अपने आप इसमें 40% पे आप टिक लगा सकते हैं या आप जब आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो आप इसको देखकर ऑटोमैटिकली उसे 40% पे रोक सकते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट्स है मतलब 40% रेट है, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इंटेंजिबल एसेट जो होता है उसका रेट सेम है, 25% पहले भी था और 25% अभी भी अमेंडमेंट के बाद में भी 25% है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए एवाई 18-19 ऑनवर्ड्स जो रेट्स हैं उनमें चेंज आया है और एक जो इसके अंदर जो सिर्फ़ एक एबरेशन है, एबरेशन मतलब सिर्फ़ एक अमेंडमेंट के थ्रू जो चेंज किया गया है, वो है मोटर बसेस जो कि 23rd डे ऑफ अगस्त 2019 के बाद में अगर उन्हें कर लिया गया है और उनका पुट टू यूज़ जो है वो 2020 तक हो जाना चाहिए। अगर हो गया है, तो उसके पहले हो जाना चाहिए, अगर हो गया है तो 45% इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। कुछ बेनिफिट यहाँ पर उनको मिलेगा। तो हमने ये देख लिया इसी के साथ में जो जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जनरेशन ऑफ पावर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उनके लिए जो डेप्रिसिएशन रेट्स हैं वो अलग है। तो जब हम उसपे एक मिनट। हाँ, डेप्रिसिएशन रेट्स फॉर पावर जनरेटिंग यूनिट्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 1998, 99। तो ये जो है इसके लिए क्लास ऑफ एसेट इसमें दूसरा दिया हुआ है ना? जो सिर्फ उसी को लेकर ही है पावर जनरेटिंग यूनिट्स है क्योंकि पावर जनरेटिंग यूनिट्स के ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन का जिस तरह से डब्ल्यूडीबी निकालते हैं रिडंडेंट वैल्यू या डेप्रिसिएशन का मेथड कंप्यूट जिस तरह से करते हैं वो मेथड ही डिफरेंट होता है और इसके लिए रेट्स भी डिफरेंट दे रखे हैं। तो ये हमने डेप्रिसिएशन रेट देख ली है। आई थिंक कोई इसके बाद में कंफ्यूज नहीं होगा रेट्स को लेकर। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि 18-19 से काफी चेंजेस आए हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट चेंजेस। 18-19 के बाद में अगर आप किसी का भी बैलेंस शीट देख रहे हैं, कैपिटल एसेट के बारे में आप देख रहे हैं, उसके बाद में कुछ भी लिया है, उसके वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है अगर, तो हम उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो सिर्फ 40% तक हो गया है। तो हो सकता है एसएससी पुराने रेट्स के ऊपर ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हो, तो आप उसको वहां पर जाकर वो एक एडिशन की तरह से आप डिसअलाउ कर सकते हो और वो एडिशन हो जाए। तो हमने ये देख लिया, अब हम दोबारा से अपनी स्लाइड पर आते हैं।
फिर आते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब जैसे कि अभी कोई डेफिनेशन पूछ रहा था पेटेंट की, तो उसी तरह से प्लांट की डेफिनेशन जो है वो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43(3) में ये डिफाइंड है टू इंक्लूड शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक apparatus एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, ये भी प्लांट में आएंगे। तो आप इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि प्लांट में क्या क्या आएगा, है ना। उसके बाद में आप उसके ऊपर कौन सा डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा वो आप टेबल से देखेंगे। तो लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम पहले समझ तो ले कि प्लांट में आता क्या है। तो शिप्स, व्हीकल्स, जैसे कार है तो इट विल कम अंडर प्लांट ना, बुक्स है, साइंटिफिक apparatus है, ये सब प्लांट में आता है। तो इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में क्लियरली दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही हम जो चीजें जहां पर होंगी उसको उसी ब्लॉक में डालेंगे, उसको उसी प्लांट वाले में डालेंगे और फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन रेट हम ब्लॉक्स बनाएंगे। एक्चुअली में देखिए जो एसएससी होता है वो क्या, वो अपना जो भी बैलेंस शीट होती है उसको बना कर लाता है, अपना जो ये अकाउंट होता है डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करके लाता है। आपको क्या करना होता है, हमारे एज अ असेसिंग ऑफिसर, और आप क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को ही आप सहयोग करते हैं, तो आपको बस देखना ये है कि क्या उसने सही रेट्स डाले हैं कि नहीं डाले हैं। और दूसरी चीज कि ये चेक करना कि उसने वो एसेट को यूज हो रहा है उसके बिजनेस के लिए कि नहीं हो रहा है, अगर आप उसे चेक कर सकते हो। और क्या चीज है, ओनरशिप। ओनरशिप किसकी है, अगर ओनरशिप है तभी उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, डिडक्शन का बेनिफिट। तो ये डेफिनेशन है इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि इसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे लिखा है कि इट इंक्लूड शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक apparatus एंड सर्जिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, बट इट डजंट इंक्लूड टी बुशेस और लाइव स्टॉक और बिल्डिंग्स और फर्नीचर एंड फिटिंग्स, क्योंकि बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स तो दूसरे में आ जाता है ना, दूसरा ब्लॉक है इसका। और क्या चीजें जैसे टी बुशेस, आप सोचिए कि प्लांट है तो या लाइव स्टॉक है, ये सब नहीं आता है, तो ये क्लियरली इसको मना कर दिया गया है कि ट्री बुशेस या लाइव स्टॉक नहीं आएगा, बिल्डिंग्स, फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन ये साइंटिफिक apparatus इस तरह की जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर आएंगी। अब फर्नीचर वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, ठीक है, फर्नीचर डिफाइन नहीं है, तो हम इसकी जो जनरल मीनिंग है हम उसी को लेकर चलेंगे। तो जो फर्नीचर हम जिस तरह से हम यूज करते हैं नॉर्मल पार्लेंस में, हम उसी तरह से फर्नीचर वर्ड को देखेंगे। ऑल आर्टिकल्स ऑफ कन्वीनियंस और डेकोरेशन यूज फॉर द पर्पज ऑफ फर्निशिंग एन ऑफिस और प्लेस ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो फर्नीचर क्या है, वो भी कन्वीनियंस के लिए भी होता है फर्नीचर, और डेकोरेशन के लिए भी होता है, दोनों चीजों के लिए होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है और जो किसी ऑफिस या प्लेस ऑफ ट्रेड को, यानी कि कोई आदमी अपना घर अगर फर्निश करने लगेगा, मतलब वही चीज है कि अगर उसने दिखा रखा है कि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी बहुत महंगा आइटम जो है वो ऑफिस में किया हुआ है, और स्पॉट इंक्वायरी में आपको वो ऑफिस में नहीं मिलता है ना, यानी कि उसने दिखाया है कि वो फर्नीचर को यूज कर रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन ले रहा है। और अगर बहुत महंगा आर्टिकल है, आजकल बहुत एक्सपेंसिव आर्टिकल्स भी आते हैं इन सब चीजों के लिए, और उसने वो नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है, तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। तो हम डेकोरेशन को नॉर्मल फर्नीचर को हम नॉर्मल पार्लेंस में समझेंगे, और इसका मतलब यहाँ मैंने दिया भी हुआ है, तो इसको हम मानेंगे कि फर्नीचर है। अब इसके आगे हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि ओन्ड जो भी एसेट है, इट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी, इवन फ्रैक्शनल ओनरशिप इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर समझ लीजिए एक एसेट है, एक कार है, वो दो लोगों के नाम पर है, एक टैक्सी है दो लोगों के नाम पर है, तो दोनों अपना बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं अलग अलग, है ना, मतलब को ओनरशिप है, या किसी भी चीज की को ओनरशिप है, ट्रक है उसकी को ओनरशिप है, तो ऐसे केस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो क्या होगा, उसी प्रोपोर्शन में दोनों को मिलेगा, है ना। कि अगर डेप्रिसिएशन उस चीज के ऊपर, क्योंकि दोनों लोग उसका अगर लोन लिया है तो पैसा भर रहे होंगे, या जो भी इनकम हो रही है तो दोनों दिखा रहे होंगे, अगर उससे इनकम 20,000 रुपए हो रही है और दोनों ने हाफ हाफ, दोनों की पार्टनरशिप है उसके अंदर, तो हाफ इनकम एक के पास जा रही होगी, हाफ इनकम दूसरे के पास में, तो हाफ डिडक्शन एक के पास में जाएगा डेप्रिसिएशन का और हाफ दूसरे के पास में। या अगर 3 लोग हैं उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन का जो क्लेम होगा वो सब, उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, हर कोई उसको डिडक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एसेट है, उसकी उसके अंदर दो पार्टनर है, दो लोग हैं जिन्होंने उस एसेट का ओनर है, और दोनों ने अलग अपने अपने बिजनेस में उसको पूरा पूरा डेप्रिसिएशन ले रखा हो। तो इस चीज को आपको चेक करना होगा, अगर उसने लाके आपने मांगा कि दिखाओ इसका ओनरशिप कौन है, यानी आपने उसकी रसीद या जिस तरह से भी वो सामान आया है आपने रसीद मांगी, उसमें देखा आपने दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं,
ठीक है, उसके अंदर से एक जो है वो उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ दूसरा ही है वहां पर है, तो आप एक बार जरूर उससे कहेंगे कि वो तो चेक नहीं, वो अपने अकाउंट में तो नहीं दिखा रहा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिर हाफ ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। सर्टेन एक्सेप्शंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लीज्ड प्रीमाइसेस, लीज पे जो प्रीमाइस दे रखी होती है। देखिए यहाँ पर ओनरशिप की बात हो रही है, तो हम क्या मानते हैं कि जैसे लीज है, लीज के ऊपर कोई चीज है तो ओनरशिप तो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हम लीज वाली ओनरशिप के ऊपर भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर हम रिडक्शन देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई कैपिटल एसेट बनाने के लिए अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है लीज प्रीमाइस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाई है और प्रीमाइस लीज पर है, तो हम उसके ऊपर भी देंगे। ये हमने अभी डिस्कस भी किया था, उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लीज के ऊपर माना जाता है, लीज का जो एक्ट है अपना, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि लीज कितने काफी समय के लिए होती है। लीज का मतलब रेंट नहीं होता है, लीज लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, तो उसके ऊपर अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है या किसी भी तरह का काम कर रहा है, प्रेमाइस है, उसको दिया हुआ है लीज के ऊपर, तो उसके ऊपर होने वाला जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर एसएससी उसको कैपिटलाइज कर रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी इसको मिलेगा। बेनिफिशियल ओनरशिप, कई बार क्या होता है कि देखिए यहाँ पर बेनिफिशियल ओनरशिप का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट ये समझना है कि हम डेप्रिसिएशन में बात करते हैं कि ओनर होना चाहिए एसएससी, बट कई बार अगर इस तरह की चीज सामने आ रही है कि इवन इफ वो उसका ओनर नहीं है पर उसका जो भी उसके ऊपर उस चीज के ऊपर उसका अधिकार है, उसका राइट है, और उससे उससे होने वाली इनकम के ऊपर भी उसका पूरा राइट है, तो वहां पर हम मानेंगे कि बेनिफिशियल ओनरशिप है और उसको उसका डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इवन इफ उसके नाम पर नहीं है, किसी भी रीजन से उसके नाम के ऊपर वो एसेट नहीं आया है, पर उसके ऊपर मिलने वाला, उसके ऊपर होने वाला जो डिडक्शन है उसका बेनिफिट उसे उस केस में मिलेगा जब 100% ये लगता है कि वो उसका बेनिफिशियल ओनर है। तीसरा है लीजिंग ट्रांजैक्शन। तो देखिए लीजिंग वही बात आ गई जो हमने ऊपर डिस्कस की है कि अगर लीज पर भी कोई चीज ट्रांजैक्शन है, लीज पर है, तो वहां पर अगर कोई भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एसेट लिया गया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब फिर से और इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो क्या चीज़ है जो एसेट है, इट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूसेज इंक्लूड्स पैसिव यूज और पोटेंशियल यूज एंड नॉट नेसेसरीली एक्चुअल यूज। है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि वो बिजनेस पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर में यूज होना चाहिए, तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए क्या? जैसे हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया था कि वो जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने का मतलब कि पैसिव यूज भी हो सकता है उसका, या पोटेंशियल यूज, कि आपने लाके एक जनरेटर रखा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइट जाएगी तो पूरी जो मशीनरी है वो ट्रिप कर जाएगी, तो आपने जनरेटर लाके रखा है, पर हो सकता है साल में एक ही बार जो एसएससी है उसको वो उसको यूज करे या एक बार भी ना करे, बट उसने हमेशा उसे स्टैंड बाय पे रखा हुआ है ना, तो ऐसे केस में, या कोई और मशीनरी है उसने स्टैंड बाय पे उसको इंस्टॉल करके रखा है कि जैसे ही ये वाला ट्रिप करेगी मैं तुरंत ही दूसरी मशीन चालू हो जाएगी, है ना, इस तरह की चीजें होती है ना कि आपने एक चीज आपने मतलब कहीं पर ऐसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई है तो आपने ला के वहां पर एक रखा हुआ है, कहीं मतलब इस तरह से होता है चीजें कि कहीं पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है तो वहां पर एक जनरेटर लाके रखा गया है, उसके अंदर वो हमेशा तैयार है कि जैसे ही वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर जरा सा भी जाती है, करंट जाता है, तो तुरंत ये जो जनरेटर है वो काम करने लगेगा। पर ये हो सकता है कि करंट ना जाए, है ना, कभी भी उसकी जरूरत ना पड़े, बट बिकॉज इट इज ऑलवेज रेडी, इट इज पोटेंशियली रेडी फॉर यूज, है ना, तो हम मानेंगे कि उसका पैसिव यूज हो रहा है और उसके ऊपर भी हम उस मशीनरी के ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन जरूर देंगे। यूज ड्यूरिंग द रेलिवेंट ईयर, ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका यूज होना चाहिए, तभी हम, क्योंकि हम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की इनकम को एसेस करते हैं, तो हम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में ही डिडक्शन भी देंगे, तभी हम नेट प्रॉफिट के ऊपर पहुंचेंगे। डेप्रिसिएशन इज अलाउड सो लॉन्ग एज द ब्लॉक इज इन यूज और अवेलेबल। ठीक है, डेप्रिसिएशन तब तक अलाउ होता है जब तक कि वो जो ब्लॉक है वो यूज में है या अवेलेबल है। अगर ब्लॉक के अंदर से सारी की सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई है ना, सबको डेप्रिसिएशन करके सबकी वैल्यू जीरो हो गई है, या ब्लॉक को सेल कर दिया गया है, ब्लॉक में जो भी आइटम है उसको सेल कर दिया गया है, या मशीनरी जो भी चीज उस ब्लॉक में, तो ऐसे केस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसकी जो वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्लॉक एम्प्टी हो जाता है या उसकी वैल्यू नील हो जाती है। ओनली एक्सेप्शन इज वेयर द होल फैक्ट्री और यूनिट इज क्लोज फॉर द होल ईयर। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट और चीज है कि अगर मशीन जो फैक्ट्री है उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो फैक्ट्री ही काम में उसने काम ही नहीं किया है,
है ना, किसी भी रीजन से काम ही नहीं हुआ, पूरे साल काम नहीं हुआ, पूरे फाइनेंशियल ईयर में काम नहीं हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम मान के चलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये एक्सेप्शन हो गया कि हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं वो पैसिव यूज में थी पूरी फैक्ट्री लास्ट ईयर में, है ना, हम मानेंगे कि पूरे साल में अगर एक भी दिन काम नहीं हो रहा है तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देगा।